नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की वो तमाम अहम खबरें जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हम दिखाएंगे वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हर खबर, वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ और युद्ध से जुड़ी हर एक खबर जो युद्ध की दिशा को बदल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। युद्ध के मैदान में पहली बार इतना विस्फोट हुआ है कि यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 24 घंटे में इतना बड़ा विनाश हुआ है कि धरती और आकाश भी दहल उठे। यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया तो पुतिन की सेना ने किंजल और सरमत जैसी संघारक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार करना शुरू किया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई इलाके तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना दक्षिण और पूर्वी हिस्से में रूसी फौज पर धावा बोल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या पुतिन को परमाणु प्रहार करने का मौका मिल गया है? क्या यूक्रेन पर अब अंतिम आघात होने वाला है? इसी तरह 24 घंटे में 1000 विस्फोट हुए। युद्ध के मैदान में 24 घंटे में 1000 टन बारूद बरसा। प्रहार दोनों तरफ से हो रहे हैं, तबाही दोनों सेनाओं की हो रही है। रूस के विस्फोट से यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची। यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। बड़ी तादाद में उसके जवान मारे गए। यूक्रेन के ड्रोन तबाह हो गए। रूसी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए। टैंक और रॉकेट लॉन्चर तहस नहस हो गए। यही हाल रूस का भी है। यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। यूक्रेनी फोर्स पश्चिमी हथियारों से भीषण प्रहार कर रही है। रूसी सेना को भी 24 घंटे के भीतर भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में रूस के जवान, ड्रोन, टैंक, आर्टिलरी, सैन्य वाहन खत्म हो गए। 27 जुलाई से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ और उसके बाद से ही जंग की आग और भड़क गई। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में हमले बहुत तेज हैं। यहाँ यूक्रेनी सेना रूसी पोजीशन पर लगातार अटैक कर रही है। चौबीस घंटे में यूक्रेन का काउंटर अटैक कैसा रहा? ज़ेलेंस्की सेना को कहां कितनी कामयाबी मिली? रूसी सेना को कहां चोट पहुंची? उसे कहां पीछे हटना पड़ा? अब इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के ऑयल डिपो को भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूसी सेना की फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस की डिफेंस लाइन को तबाह कर दिया गया। मिकोलेव में रूस के वॉर सेंटर को तहस नहस कर दिया गया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना पर रॉकेट से जबरदस्त प्रहार किया। मारियुपोल में रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने डॉनबास के एक गांव और डोनेट्स्क के एक शहर पर कब्जा करने का दावा किया है।
ओडेसा, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया तीनों डायरेक्शन से यूक्रेनी सेना हमले कर रही है। रूस ने कई जगहों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। यूक्रेन के कई हथियारों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी कमांडर अलेक्जेंडर टर्नवस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना कई जगहों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी फौज भीषण प्रहार कर उससे रोक रही है। रूस ने ओडेसा में कैथेड्रल चर्च पर फिर हमला किया। चर्च की इमारत बर्बाद हो गई। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना की पूरी कंपनी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिजिया में ही रूस ने यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक रडार स्टेशन को भी जलाकर भस्म कर दिया। नीपर में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को सरेंडर करना पड़ा। यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रही रूसी शिप को उड़ाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन रूस की एफएसबी ने इससे फेल कर दिया। युद्ध के मैदान से आए वॉर वीडियो ऐलान कर रहे हैं कि बर्बादी दोनों तरफ हुई है। चौबीस घंटे में जो विनाश हुआ है वो तो महज ट्रेलर है। असली बारूदी प्रलय तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से जबरदस्त डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यूक्रेन ने 1 लाख जवान वॉर फ्रंट पर भेज दिए हैं। इसके साथ ही 300 टैंक, 100 आर्मर्ड व्हीकल्स और 60 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स को मोर्चे पर लगा दिया गया है। यूक्रेनी फोर्स नई ताकत के साथ रूसी पोजीशन पर धावा बोल रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक को देखते हुए पुतिन ने भी बारूद की नई खेप वॉर ग्राउंड पर पहुंचा दी है। रूस 5 लाख नए जवानों को फ्रंट लाइन पर भेजने वाला है। 2000 से ज्यादा टैंक पहले ही रूसी सेना के पास पहुंच चुके हैं। अब पुतिन ने न्यू ब्रांड वेपन मैदान में उतार दिया है। KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के सबसे विनाशक वर्जन KA-52M को हमला करने के लिए भेज दिया गया है। रूस और यूक्रेन की ये तैनाती बता रही है कि तबाही का असली तूफान तो अब आने वाला है। यूक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने माना कि दक्षिण और पूर्व में यूक्रेन भीषण हमला कर रहा है, लेकिन उससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पेंटागन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने दूसरा काउंटर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दक्षिण और पूर्व में उनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हुआ तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने खतरनाक धमकी जारी कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने ऐलान कर दिया है कि आतंकी देश यूक्रेन का अंत निकट आ गया है। इस वक्त 3 दिशा में भीषण जंग चल रही है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी सेना जबरदस्त प्रहार कर रही है। ओडेसा, मिकोलेव, खेरसोन, मारियोपोल, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन के हमले तेज हैं। वहीं उत्तर में रूसी सेना संहार कर रही है। चेर्नोबिल, चेर्निहाइव, सूमी, खार्किव और पोल्तोवा में रूस यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारूद का आखिरी फेज शुरू हो चुका है। इसके बाद न्यूक्लियर स्टेज शुरू हो सकता है। अगर यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल हुआ, अगर ज़ेलेंस्की सेना को बढ़त मिली, तो पुतिन एटमी बटन दबा देंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा परमाणु महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस की तुला पैराट्रूपर्स कंपनी पर हमला हुआ है। उन्होंने हमला किया। यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चे तबाह कर दिए गए हैं।
सोलेदर के यूक्रेनी सैन्य मोर्चे को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया रूस द्वारा। ग्रैड MLRS से रूस ने विध्वंसक वार किया है। रूस की तोला पैराट्रूपर्स की टुकड़ी ने कंपनी ने हमला किया है। यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। रूस की इस पनडुब्बी यूक्रेन का फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पुतिन एरोस्पेस फोर्सेस को भी न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की हरी झंडी दे दिए हैं। पुतिन ने एक साथ 5 मोर्चों पर न्यूक्लियर प्लान बनाया है। रूस ने 5 मोर्चों की ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू कर दिया है। पुतिन ने नेटो, अमेरिका और यूक्रेन पर एक साथ परमाणु फंदा कस दिया है। देखिए रूस के 5 सैन्य बेस से पुतिन की फोर्सेस ने क्या न्यूक्लियर तैयारी की है। काउंटर ऑफेंसिव में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का टारगेट रखा और क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने पहली बार यह स्वीकार भी किया कि क्रीमिया पर किए गए हमलों में उसकी भागीदारी है और आने वाले दिनों में क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बना तो रूस ने भी अब तक के सबसे विनाशक हमले शुरू कर दिए। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट और कैस्पियन फ्लीट से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी। इतिहास में पहली बार यह हुआ कि रूस ने एक ही दिन में एक साथ 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फेल हो रहे हैं और उससे कई कदम आगे रूस ने इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखने वाली ये मिसाइलें द्रुत गति से यूक्रेन की दुर्गति कर रही हैं। अब इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर स्पेस फोर्सेस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों पर पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने की रणनीति तय की गई। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों के हमले बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। पुतिन ने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की रणनीति एक साथ 5 न्यूक्लियर बेस से तैयार की है। पुतिन के पहले न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। तस्वीरों में 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं और 2 सपोर्ट व्हीकल। इन सिस्टम के लिए एक बड़ा सा नया गैराज भी बनाया गया है। बेलारूस में इस बेस का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हुआ है। स्कंदर बेस बेलारूस वैगनार के ट्रेनिंग ग्राउंड से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलारूस के स्कंदर ठिकाने से मात्र 7 किलोमीटर दूर वैगनार कैंप में भी एक डर्टी न्यूक्लियर बम होने की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये कि बेलारूस से पूरे यूरोप पर बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने सिर्फ इतनी ही न्यूक्लियर तैयारी नहीं की है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर मोर्चे किसी भी पल परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हैं। पुतिन के 5 न्यूक्लियर बेस का पहला ठिकाना है कैस्पियन सागर। यहां रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं।
Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी यहां गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही MiG-29 के फाइटर जेट भी यहां मौजूद हैं। MiG-29 के जेट पर किंजल हाइपरसोनिक लोड है। किंजल मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड सहित लोड की गई है। दूसरा न्यूक्लियर बेस है ब्लैक सी फ्लीट। इस फ्लीट में एडमिरल सर्गेई गोर्शकोव फ्रिगेट तैनात है। इसके साथ साथ फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच भी तैनात है। दोनों फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन लगाई गई है। जिरकॉन मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमले को पूरी तरह से तैयार है। तीसरा परमाणु हथियार केंद्र है कोला बेस। आर्कटिक के कोला बेस में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इनमें पहली सबमरीन है सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद। बेलगोरोद सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन तैनात किए गए हैं। दूसरी सबमरीन है PR-955A बोरेई क्लास। बोरेई क्लास सबमरीन पर 16 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। चौथा न्यूक्लियर बेस है कामचत्का बेरिंग सागर के। इस बेस पर RS-28 सरमत ICBM तैनात है। सरमत ICBM की रेंज 18,000 किलोमीटर तक मार करने की है। सरमत मिसाइल में एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड किए जा सकते हैं। पांचवा ठिकाना है बेलारूस का ओसिपोविची। यहाँ 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। स्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर तक मार करने की है। चारों स्कंदर सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैनात हैं। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में बड़ा धमाका भी हुआ है। पुतिन ने बड़ी रणनीति के तहत 5 जगहों पर अपने स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती की है। हर हथियार को इसकी रेंज और ताकत के हिसाब से तैनात किया गया है। पुतिन ने 3 एटमी सेंटर ऐसे तैयार किए हैं जहां कम दूरी के बहुत तेजी के साथ हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, जबकि 2 न्यूक्लियर सेंटर ऐसे तैयार किए गए हैं जिनसे लंबी दूरी के हमले किए जा सकें और बाकी हथियार भी सुरक्षित रखे जा सकें। TU न्यूक्लियर बॉम्बर्स को कैस्पियन सागर में इसलिए तैनात किया गया है ताकि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सके। इसी तरह स्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। स्कंदर सेंट्रल बेलारूस में तैनात है। इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमला किया जा सकता है। तो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अटैक बेस तैयार करने के साथ ही ब्लैक सी फ्लीट को भी शॉर्ट रेंज हमलों के लिए अलर्ट रखा गया है। ब्लैक सी में रूस के वॉरशिप तैनात हैं। इससे यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। रोमानिया, जॉर्जिया पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन 3 ठिकानों के साथ साथ सरमत और बेलगोरोद को बड़े हमलों के लिए तैयार रखा गया है। बेलगोरोद नेटो के बड़े देशों पर हमले के लिए तैयार है। कामचट्का न्यूक्लियर बेस पर पुतिन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को तैनात किया है। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हमलों के बाद अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध में उतरते हैं तो सरमत मिसाइल से इन पर अटैक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रूस से। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज रूस के रोस्तोव क्षेत्र से आई है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में बड़ा धमाका हुआ है। रोस्तोव के तटीय क्षेत्र में यह विस्फोट हुआ है। रोस्तोव के आसमान पर दिखा धुएं का गुबार। रोस्तोव पर यूक्रेन ने हमला किया है ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। यूक्रेन और रूस की जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। अब रणनीतिक मोर्चे पर रूस ने कीव के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं मॉस्को को टारगेट बनाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। यानी विनाशक जंग का ये फेज बैटल ऑफ कैपिटल है और तय है कि ये जंग भविष्य प्रभावित करेगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रेमलिन के विनाशक हमले से कई चीजें साफ हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अहम तथ्य है कीव पर कब्जा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का मकसद कैसे होगा कामयाब, देखिए इस रिपोर्ट में।
न्यूक्लियर फेज अटल ऑन बैटल ऑफ कैपिटल। यूक्रेन में जंग का विनाशकाल अब शुरू हो चुका है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत टारगेट 2 हैं। पहला यूक्रेन में मौजूद बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा कीव के बारूदी एक्शन को ऑपरेट करने वाला केंद्र कीव। आप चौंकेंगे, लेकिन सच यही है। कीव को टारगेट करने वाला विनाशकारी बारूद खुद इस रणनीति का प्रमाण है। सत्ताईस जुलाई 2023 रात में दहला कीव। यह रूस का वो हाइपरसोनिक हथियार है जिसने कीव को एक पल के लिए तो दहला दिया। और कीव दहला इसलिए क्योंकि टारगेट मारियंस्की पैलेस था। लेकिन मकसद टारगेट ध्वस्त करना नहीं था, बल्कि कीव के केंद्र को भविष्य का विनाश दिखाना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिसाइल ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, इसे समझ लीजिए। रूस की नौसेना ने रात में यूक्रेन को टारगेट किया। यूक्रेन में कई जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम का ध्यान रूस ने भटका दिया। इसके बाद रूस के MiG-29K फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इन्हीं फाइटर जेट्स ने कीव पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर किया। हालांकि क्रूज मिसाइल को यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन था। इसलिए कीव में धमाके हुए, जिसकी गूंज से मारियंस्की पैलेस भी दहल गया और कीव अफरा तफरी वाले माहौल में दहशत का गढ़ बन गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर जैसे ही रूस ने प्रहार किया, वैसे ही दहशत के बीच मारियंस्की पैलेस में बैठक शुरू हो गई। अगली रणनीति को तुरंत अंजाम देने का फैसला लिया गया और फिर उस रणनीति पर अमल भी हुआ। 28 जुलाई 2023 मॉस्को पर प्रहार। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने वाला केंद्र मॉस्को। जब इस शहर की रोशनी अंधेरे में गुम हो रही थी, तब बदले की आग में जल रहे कीव के आदेश पर मॉस्को को दहलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही शाम की चहल पहल के बाद शहर गहरे अंधेरे में डूबा, वैसे ही कीव की रणनीति को जमीन पर उतारा गया। इन ड्रोन्स के टारगेट पर था क्रेमलिन, लेकिन क्रेमलिन तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की रणनीति रूसी डिफेंस के सामने घुटने टेक चुकी थी। मॉस्को के एयर जोन में यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन टारगेट हिट करने में नाकाम रहे। रूस के एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने से पुतिन का गुस्सा भड़क गया। यही वजह है कि अब दोनों तरफ से ऑफेंसिव रणनीति अपनाई जा रही है। रूस लगातार कीव को टारगेट बना रहा है और यूक्रेन की फोर्स मॉस्को में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? कहीं ये रूस की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है जिससे यूक्रेन और नेटो अब तक अनजान है? करीब 17 महीने की जंग का अनुभव यह है कि रूस की रणनीति कभी तत्कालिक नहीं होती, बल्कि क्रेमलिन जो भी रणनीति बनाता है वो भविष्य के लिए बनाता है और उसे सस्पेंस के घेरे में बाहर निकलने नहीं देता। यानी सवाल मॉस्को की बिछाई रणनीतिक बिसात में उलझे कीव पर है, जिसे ज़ेलेंस्की ने ही मॉस्को पर हमला करके आगे बढ़ाने में मदद की है, जिसे अलग लहजे में मॉस्को के मेयर ने स्वीकार भी किया है। वो लहजा भी देख लीजिए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक शुक्रवार तड़के ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। रूस के एयर डिफेंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। एक ड्रोन क्रेमलिन की तरफ जाते हुए इंटरसेप्ट हुआ था, लेकिन रात भर हुए दुश्मन के सभी हमले नाकाम हुए। यह मॉस्को में कीव की आतंकवाद फैलाने की कोशिश थी। अब जाहिर है, अगर कीव में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो रूस बदला लेगा।
और रूस ने ऐसा ही किया। कीव को लगातार टारगेट किया गया और ये हमले सामान्य नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हथियारों से भरे रूस के एक जहाज पर भी यूक्रेन ने अपने जासूस के जरिए हमले की कोशिश की, जिसे रूस की एफएसबी ने टाल दिया। लेकिन पुतिन का गुस्सा इससे और भड़क गया। लेकिन सवाल अब भी भविष्य की रणनीति का है। वो क्या है? सर्दी में कीव का घेरा, सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की। मुमकिन है कि कीव पर हमले होते रहे तो इसका एडवांटेज सर्दी के दिनों में मिल सकता है। तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा स्रोतों को भी खत्म कर देगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि 1 महीने के हमलों से मिला संकेत है। रूसी सेना ने कीव को 1 महीने में 7 बार दहलाया है और कीव पर हमले के लिए रूस ने बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब साफ है कि सर्दी में यूक्रेन की और खास तौर पर कीव की स्थिति बेहद खराब होगी, जिसका सामना कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कीव पर कब्जा रूस के लिए आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास में USS रोनाल्ड रेगन शामिल था। ऑस्ट्रेलिया के हिमास प्रांत के पास के साथ ये युद्धाभ्यास किया गया। ऑस्ट्रेलिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है HMAS पर्थ। यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन ने बीजिंग जाकर प्रेसिडेंट जिनपिंग से मुलाकात की थी और कुछ महीने पहले जिनपिंग ने मॉस्को की यात्रा की थी। 2 ताकतवर देशों का एक दूसरे के करीब आने के पीछे की वजह यूक्रेन युद्ध नहीं बल्कि अमेरिका है। पुतिन ने जिनपिंग के साथ रिश्ते मजबूत करके एक एंटी अमेरिका जोड़ी तो तैयार कर ली, लेकिन नेटो के सामने यह आंकड़ा बहुत छोटा है। यही वजह है कि पुतिन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। रूस ने ईरान से ड्रोन की डील की और अब नॉर्थ कोरिया के साथ भी वही स्ट्रैटेजी है। नॉर्थ कोरिया के विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को भेजा है, तो वहीं जिनपिंग ने अपना डेलीगेशन भेजा है। छोटे से देश का एक ऐसा तानाशाह जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश को देता है चुनौती। 조국해방 전쟁 시기의 절도병 상징 존대. दुनिया का एक ऐसा देश जहां से गरजने वाली मिसाइलें अमेरिका और नेटो को खतरे का एहसास दिलाती हैं। किम जोंग अपनी ताकत का एक नहीं बल्कि कई सबूत दे चुका है। किम के घातक मिसाइलों और हथियारों के प्रदर्शन का ही असर है। इस बार नॉर्थ कोरिया की विक्ट्री डे परेड की तस्वीर कुछ अलग है। नॉर्थ कोरिया के विक्ट्री डे परेड में देखने वाले हथियारों से ज्यादा चर्चा इस बार इस परेड को देखने वालों को लेकर हो रही है। किम जोंग के साथ इस बार मौजूद हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। इसी परेड में किम के करीब नजर आ रहे हैं जिनपिंग के दूत और चाइनीज डेलीगेशन। घातक हथियारों का प्रदर्शन और अमेरिका के 3 दुश्मनों की तिकड़ी ने ही अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया के हथियारों को करीब से देख रहे हैं, हथियारों की प्रदर्शनी देख रहे हैं और ये सब किम जोंग सिर्फ अपनी शेखी बघारने के लिए नहीं कर रहा है। परेड में मौजूद इस तिकड़ी का क्या असर हो सकता है, इसका इशारा भी इसी परेड में नजर आया।
परेड में किम जोंग ने अपनी परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का प्रदर्शन किया। परेड में नॉर्थ कोरिया का वानसोंग 17 का प्रदर्शन हुआ। किम ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल वानसोंग 18 का भी प्रदर्शन किया। किम ने आधुनिक सर्विलांस ड्रोन के साथ वाटर ड्रोन का भी प्रदर्शन किया। ये पहला मौका है जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोई रूसी रक्षा मंत्री नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद ये पहला मौका है जब कोई विदेशी डेलीगेशन प्योंगयांग पहुंचा। किम जोंग में अचानक इतनी आक्रामकता क्यों आ गई है? किम क्यों बार बार अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? किसकी शह पर नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, ये अब साफ हो चुका है। किम जोंग अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके कंधे पर अब पुतिन और जिनपिंग का हाथ है। इसके भी सबूत सामने आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों की कई बार धज्जियां उड़ाकर किम जोंग मिसाइल दाग चुका है। नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है उससे यह भी साफ हो चुका है कि चीन और रूस नॉर्थ कोरिया के हथियारों को मान्यता दे चुके हैं और उन्हें यूएन की कोई फिक्र नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। रूसी ठिकानों पर किया गया ये जबरदस्त हमले में रूसी ठिकानों में आग लगी। हमले में रूस को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से अमेरिका और नेटो देशों को बहुत उम्मीद थी, इसलिए मई के महीने से पहले सबसे ज्यादा टैंक सप्लाई किए गए। लेकिन रूस के विध्वंसक हमलों में नेटो देशों के टैंक तबाह हो गए। अब जंग का दूसरा टैंक फेज शुरू होने जा रहा है। इस बार जंग के मैदान में दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक टैंक उतारने जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सबसे उन्नत टैंक को यूक्रेन भेजने के लिए हरी झंडी भी दे दी है और पुतिन ने इनके मुकाबले में अपने सबसे एडवांस टैंक बटालियन को तैयार कर दिया है। टैंक युद्ध का नया चरण, भीषण होगा यूक्रेन का रण। पुतिन ने 360 डिग्री बदल दी युद्ध की रणनीति। नेटो टैंकों की विनाश की एडवांस नीति। बाखमुत, अवदीपका जैसी जंग में टैंकों की सबसे अहम भूमिका रही है। इस जंग में रूस ने बाजी जीती तो टैंक बटालियन और इन्फेंट्री की बदौलत। बाखमुत की जंग में यूक्रेन की करारी हार के बाद ही मई से काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने का फैसला लिया गया। बाइडेन के सहयोगी देशों ने यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए आर्टिलरी और टैंक दिए। यूक्रेन को चैलेंजर टैंक मिले, इसके साथ ही फ्रांस ने AMX-10 RC दिए। जर्मनी से लेपर्ड टैंक मिले और अमेरिकी स्ट्राइकर के साथ साथ ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल दिए।
लेकिन जुलाई के महीने में रूस ने ऐसे विध्वंसक हमले किए कि यूक्रेन के 80% आर्टिलरी, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। तेईस जुलाई को रूस ने दावा किया कि 24 घंटे में यूक्रेन के 15 लेपर्ड टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 20 ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए हैं। रूस ने लवीव में यूक्रेन के कई हथियार गोदाम मिसाइल हमले से उड़ा दिए। इन हमलों में यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने चैलेंजर टैंक उतारे। चैलेंजर के सामने रूस ने T-72 और T-90 टैंक उतार दिए। रूस के एडवांस टैंकों के सामने चैलेंजर और ब्रैडली व्हीकल नहीं टिक पाए। अब एक बार फिर यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज किया जा रहा है। यूक्रेन को इस बार पहले से ज्यादा एडवांस टैंक देने का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को सितंबर तक अब्राम्स टैंक की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अब्राम्स टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3000 मीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की गन भी लगी हुई है जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। अमेरिका के इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अब्राम्स टैंक 425 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। अब तक तकनीक चोरी के डर से अमेरिका ये टैंक यूक्रेन को देने से इनकार करता रहा है, लेकिन पहली बार यूक्रेन को ये उम्मीद जगी है कि उसको दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से एक मिलने वाला है। पुतिन ने भी अब्राम्स के मुकाबले अपने अर्माटा टैंक को उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। T-14 अर्माटा टैंक की खूबियां क्या है ये आपको बताते हैं। अर्माटा टैंक की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे दुनिया का पहला अदृश्य टैंक कहा जाता है। ये टैंक ऑटो मोड पर चल सकता है। इसकी कीमत 57 करोड़ रुपए है। मुख्य हथियार 125 mm की स्मूथ बोर कैनन है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगी होती है। इसको 3 लोगों का क्रू चला सकता है। इसका वजन 48 टन है। रूस का अर्माटा टैंक जल्द ही अमेरिका के अब्राम्स का मुकाबला करता नजर आने वाला है। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों का टेस्ट होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस पर यूक्रेन में कई क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगा। प्रतिबंधित होने की वजह से रूस ने इस बम के इस्तेमाल की बात को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब युद्ध में इसका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के बाद से दोनों देश इस बम के धमाके कर रहे हैं और भारी तबाही भी हो रही है। रूस यूक्रेन के हर हमले का जवाब दे रहा है और दिन ब दिन क्लस्टर प्रहार से तबाही का आंकड़ा बड़ा होता जा रहा है। युद्ध के इस क्लस्टर फेज में कई लोग जान गंवा चुके हैं और आगे कितनी बड़ी त्रासदी होगी कहा नहीं जा सकता। जमीन पर एक साथ 100 से भी ज्यादा धमाके। एक बम का प्रहार, लेकिन विनाश एक बहुत बड़े इलाके में। क्लस्टर बम से धमाकों का एक ऐसा चक्रव्यूह बनता है जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुश्किल है।
किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलता। जहां भी क्लस्टर बम से हमला होता है वहां मौजूद तमाम इंसानों की मौत हो जाती है। इमारतें तबाह हो जाती हैं, गाड़ियां भी जल जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस कई बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्लस्टर बम से होने वाली तबाही का आंकड़ा जुटाना मुश्किल है, क्योंकि क्लस्टर बम से निकलने वाले कई बॉम्बलेट्स में धमाका नहीं होता। क्लस्टर बम से हमले होने वाली जगह पर जाना खतरनाक होता है। यूक्रेन क्लस्टर बम से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। रूस को इन बमों से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में सबसे अधिक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौबीस जुलाई को डोनेट्स्क में रूस ने क्लस्टर बम गिराया था। क्लस्टर बम के धमाके में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। क्लस्टर बम के हमले से अब तक कई गांव तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन क्लस्टर बम से रूस के भीतर भी हमले की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन ने बेलगोरोद के एक गांव पर क्लस्टर बम से हमला किया। हमला एक रिहायशी इलाके में किया गया था, जिसकी वजह से रूस के उस गांव में भारी तबाही हुई। जवाब में रूस की सेना ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के एक बड़े सैन्य अड्डे पर क्लस्टर बम से प्रहार किया। क्लस्टर बम के प्रहार से यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन की आर्टिलरी को भी भारी नुकसान हुआ। रूस का यह हमला कुपियांस्क इलाके में किया गया था। अमेरिका से क्लस्टर बम आने के ऐलान के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी। पुतिन ने कहा था कि रूस के पास क्लस्टर बम का बहुत बड़ा भंडार है और यूक्रेन के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। अब वॉर जोन में बमों की बरसात का ये दौर बार बार हो रहा है। अब तक की रिपोर्ट से इतना तो तय हो गया है कि यूक्रेन को क्लस्टर बमों से भले ही कुछ जगहों पर कामयाबी मिल जाए, लेकिन इस बम की वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लगातार क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से यूक्रेन बारूदी रेगिस्तान में भी तब्दील हो रहा है। क्लस्टर बम से निकलने वाले छोटे छोटे बम जो नहीं फटते हैं वो कई इलाकों में फैल चुके हैं और भविष्य में इनमें धमाका हो सकता है। यूक्रेन में हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना एक तरह से यूक्रेन की मजबूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात वैगनर लड़ाकों की। वैगनर लड़ाकों की आखिरी ब्रिगेड भी बेलारूस पहुंच चुकी है। यानी अब वैगनर पीएमसी का पूरा कुनबा लुकाशेंको की शरण में है। लेकिन सवाल यह है कि वैगनर फोर्स वहां करेगी क्या? क्या बेलारूस का बजट बढ़ाएगी या फिर रणनीति कुछ और ही है? इन सवालों का जवाब हालांकि पुख्ता तौर पर कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हालात बने हैं वो ये बता रहे हैं कि क्रेमलिन के प्लान के तहत अब मिशन ईस्ट यूरोप शुरू होने जा रहा है, या फिर मुमकिन है कि बाल्टिक देश या कीव टारगेट बने। लेकिन इतना है कि तीनों ही स्थिति में एटमी संघार तय है। ऐसा क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। वैगनर फोर्स तैयार, नया फ्रंट, नई वॉर। यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्रेमलिन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले वैगनर लड़ाके अब बेलारूस में शरणार्थी हैं। लेकिन ये शरण बगावत की रणनीति के मोर्चे पर नहीं मिली है, बल्कि इस शरण का मकसद है पूर्वी यूरोप में दहशत और बाल्टिक रीजन तक रूस का दबदबा। ऐसा नहीं है कि रूस की यूरोप को लेकर बनाई गई रणनीति का अभी तक अनुमान के आधार पर ही विश्लेषण हो रहा है, बल्कि रूस की इस रणनीति का साक्षात्कार भी हो रहा है। बेलारूस में वैगनर फोर्स का पहुंचना, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का कैंप में होना यूरोप की तरफ बढ़ने का पुख्ता प्रमाण है, जिसकी पुष्टि वैगनर फोर्स की 12वीं ब्रिगेड ने की है। वैगनर पीएमसी की 12वीं ब्रिगेड बेलारूस पहुंच गई है। यानी अब वैगनर पीएमसी के सभी लड़ाके बेलारूस में मौजूद हैं।
अंतिम ब्रिगेड के काफिले में करीब 50 गाड़ियां शामिल थीं और वैगनर की ब्रिगेड में शामिल सभी गाड़ियां जंग के लिए तैयार भी दिखीं। इसका मतलब साफ है कि वैगनर आर्मी का मकसद सिर्फ शरण पाना नहीं है, बल्कि क्रेमलिन की गुप्त रणनीति को अंजाम तक पहुंचाना है। और इस बारूदी रणनीति को यूरोप के साथ साथ वो देश भी समझ चुके हैं जो वैगनर के टारगेट पर है। वो कौन से देश हैं, इसे जानने से पहले वैगनर की तैयारी समझ लीजिए। वैगनर पीएमसी जंग के लिए 17 सेमी ट्रेलर ट्रक के साथ बेलारूस पहुंचे हैं। इसके अलावा 3 ट्रेलर ऐसे हैं जो जंग के लिए ही तैयार नजर आए। वहीं 5 शिकुका बख्तरबंद, 3 फ्यूल टैंकर और 1 बस भी बेलारूस पहुंची है। अब अगर वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के टारगेट की बात करें तो पहले नंबर पर पोलैंड और दूसरे नंबर पर लिथुआनिया है। यह मुमकिन है कि दोनों देशों में वैगनर लड़ाके एक साथ एंट्री करें, क्योंकि मकसद अब पूरी दुनिया जानती है। यह मकसद है सुवाल्की कॉरिडोर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस 100 किलोमीटर के दायरे वाले कॉरिडोर से न सिर्फ पोलैंड के रास्ते पूर्वी यूरोप को बंधक बनाया जा सकता है, बल्कि बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को भी अलग थलग किया जा सकता है। और यह संभव इसलिए है क्योंकि इस कॉरिडोर के दोनों तरफ कैलिनिनग्राद और बेलारूस के रूप में रूस का दबदबा है। यानी तय है कि अब वैगनर लड़ाके किसी भी दिशा में कूच कर सकते हैं, या तो पोलैंड या फिर लिथुआनिया। लेकिन कीव की तरफ कूच की प्लान से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस समय पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया ने अपनी उस जमीनी सीमा को सील कर दिया है जो बेलारूस के संपर्क में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या सुपर पावर्स में ड्रोन महायुद्ध शुरू होने जा रहा है? क्या तीसरा विश्व युद्ध ड्रोन से लड़ा जाएगा? क्या विश्व युद्ध ड्रोन विनाश का गवाह बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया की 3 महाशक्तियों ने महाघातक और महाविनाशक ड्रोन तैयार कर लिया है। अमेरिका, रूस और चीन सुपर ड्रोन तैयार कर चुके हैं। तो क्या आने वाले वक्त में दुनिया ड्रोन विध्वंस की आग में जलने वाली है? रूस यूक्रेन युद्ध में ये ड्रोन विध्वंस है। इस युद्ध में ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर ड्रोन से वार पलटवार कर रहे हैं। ड्रोन की इसी फायर पावर को देखते ही सुपर पावर अमेरिका ने बहुत ही खतरनाक ड्रोन तैयार कर लिया है। इस ड्रोन का नाम है फासा 35। ये अमेरिका के किलर ड्रोन की उड़ान है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़कर अटैक करता है। न्यू मैक्सिको में अमेरिकी ड्रोन ने पहली उड़ान भरी। ये बैटरी और सोलर पावर दोनों से चल सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महाशक्तियों में ड्रोन बनाने की होड़ मच गई है। चीन ने भी अपने घातक ड्रोन की नुमाइश की है। यह ड्रोन से छोड़ने वाला अस्त्र है। ड्रैगन का ड्रोन 60 किलो बारूद लेकर जा सकता है और 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, रूस और ईरान मिलकर सुपरसोनिक ड्रोन बना रहे हैं। अमेरिका, चीन और रूस की ये गतिविधियां इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में सुपर पावर्स में ड्रोन महायुद्ध शुरू हो सकता है।